नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, यानी फेक न्यूज और आधा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। यूं तो राजनीति में कई सिद्धांत होते हैं, लेकिन आजकल एक नया सिद्धांत खूब जोर मार रहा है, जिसे कहा जाता है हिट एंड रन पॉलिटिक्स, यानी पहले आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ। कोई कितना भी सबूत मांगे उसे मत दो, बस अपने आरोप दोहराते जाओ। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से इसी हिट एंड रन पॉलिटिक्स के खिलाड़ी बन चुके हैं। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव आयोग राहुल गांधी से सबूत मांग रहा है, लेकिन वो चुनाव अधिकारियों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। उनकी पार्टी के नेताओं को चुनाव आयोग मिलने के लिए बुलाता है, उनकी पार्टी के नेता न्योता स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन आज सुबह अचानक राहुल गांधी चुनाव आयोग से बात करने की बजाय सड़क पर मार्च निकालने लगते हैं। तो आज पूरा सच में हम राहुल गांधी की इसी हिट एंड रन पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच, पूरे विस्तार और सबूतों के साथ। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने आज संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस इन सभी को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। मार्च के दौरान अखिलेश ने बैरिकेडिंग कूदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वो जमीन पर बैठ गए। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव समेत कई सांसद नारे लगाते दिखे। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार डरी हुई है। 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के बाकी नेता चुनाव आयोग के ऊपर आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब आरोप साबित करने की बारी आती है तो ये किसी न किसी बहाने से कन्नी काट जाते हैं। आज भी यही हुआ। चुनाव आयोग ने विपक्ष के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 नेताओं को मिलने का समय दिया था। 30 नेताओं को। चुनाव आयोग ने कल इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र में साफ साफ आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने यह लिखा कि 11 अगस्त को दोपहर 12 बजे बातचीत के लिए समय दिया गया है। इस पत्र में आगे कहा गया कि स्थान की कमी होने के कारण अधिकतम 30 व्यक्ति ही इस मुलाकात में आ सकते हैं। कृपया उनके नाम और उनके वाहनों को नंबर देने की कृपा करें। चुनाव आयोग ने इस पत्र में यह भी बताया कि मीटिंग निर्वाचन सदन के सुकुमार हॉल में होगी। यानी चुनाव आयोग का इतना स्पष्ट पत्र होने के बाद भी कांग्रेस और बाकी विपक्ष के 30 नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलने के बजाय सड़क पर ड्रामा करने का विकल्प चुना। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर चुनाव आयोग से मिलने से कतरा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? आखिर राहुल को किस बात का डर है, या फिर उनके पास कोई सबूत नहीं है? सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ना तो खुद मिलने जाना चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष का कोई और नेता चुनाव आयोग से मिले। इसलिए करीब 300 सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ जुलूस लेकर निकल पड़े। जाहिर है कि अब चुनाव आयोग इतने लोगों से तो मिल नहीं सकता था, और यह बात विपक्ष के नेता भी जानते थे। इस प्रकार यह साफ हो जाता है कि राहुल गांधी और विपक्ष की चुनाव आयोग से बात करने में जरा भी मंशा नहीं है।
हालांकि कांग्रेस का अब यह कहना है कि वो आने वाले समय में आगे की रणनीति तय करेगी। इस बीच रोज की तरह आज भी संसद के दोनों सदनों का कार्य बाधित रहा, जिसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की मूर्खता और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान झेल रहा है। रिजिजू ने यह भी कहा कि कई विपक्षी सांसदों ने भी उनसे यह कहा कि वो असहाय हैं और उनके नेता उन्हें जबरदस्ती हंगामा करने के लिए कहते हैं। आप भी सुनिए किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा। ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो, 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। खड़गे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत की छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? चुनाव आयोग पर इतना संगीन इल्जाम लगाने से पहले शायद राहुल गांधी ने यही सोचा था कि वो हर बार की तरह आरोप लगाकर माहौल खींचेंगे, पर पूरे सिस्टम को बदनाम कर आराम से निकल जाएंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। अब चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर राहुल गांधी उल्टा जाल में खुद उलझ गए हैं। चुनाव आयोग ने भी इस बार तय कर लिया है कि वो राहुल गांधी को आरोप लगाकर यूं ही जाने नहीं देंगे। इसलिए अब कर्नाटक चुनाव आयोग के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में उनसे वो दस्तावेज पेश करने को कहा गया है जिनके आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस नोटिस में राहुल को 10 दिन के अंदर हस्ताक्षर के साथ शपथ पत्र देने को कहा गया है ताकि नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। इन दोनों नोटिस में मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के रूल 20(3)B के तहत शपथ पत्र जमा कराने को कहा गया है। कांग्रेस और राहुल गांधी इसी नियम पर हल्ला मचा रहे हैं और जवाब देने से अब तक इनकार कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस नियम के बारे में पूरी जानकारी देना जरूरी हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि यह नियम आखिर क्या है। रूल 20(3)B मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का हिस्सा है जो मतदाता सूची में संशोधन या आपत्तियों से संबंधित है। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता है उसे शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। इसमें आपत्ति के आधार और संबंधित व्यक्तियों के नाम, पता और अन्य विवरण शामिल करने होते हैं। यह नियम सुनिश्चित करता है कि शिकायतें तथ्यपूर्ण हो और जांच के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो। इस नियम में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर शिकायत गलत या बेबुनियाद पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि यह नियम 1960 में बना था और जाहिर है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार उस वक्त नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी नियम अनुसार शपथ पत्र देने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के इसी अड़ियल रवैये को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। बदनाम किया कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मशीन में जीत गए, मशीन में गड़बड़ कर दी। अरे मशीन में कहीं गड़बड़ होती है क्या? और जब पता चला, चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट लाओ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो भाग गए। अब ईवीएम नहीं, अब कहने लगे वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़। खुद में दम है नहीं। और अब जब जनता ने पूरी तरह धराशायी कर दिया तो वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट, कब तक रोते रहोगे? अच्छा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो ये बताओ, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण बनी है क्या?
तेलंगाना में तुम्हारी सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण बनी है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है। हिमाचल में सुक्खू सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है। और राहुल गांधी तुम जीते हो तो क्या वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हो? प्रियंका गांधी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीती है। अरे मत उड़ाओ लोकतंत्र की धज्जियां, मत करो देश को शर्मसार, नाटक नौटंकी बंद करो। तुम देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हो। अच्छा, राहुल गांधी की स्क्रिप्ट में एक जबरदस्त आज ट्विस्ट भी आया। यहां लुटियन दिल्ली में फुल गाजे बाजे के साथ राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ बिगुल फूंक रहे थे। वहीं कर्नाटक में उनकी अपनी ही पार्टी में वोटर लिस्ट को लेकर बगावत के बिगुल बजने लगे हैं। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मंत्री राजन्ना ने मतदाता सूची घोटाले पर अपनी ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी। राजन्ना ने सवाल किया कि हमारी अपनी सरकार होने के बाद भी तब हमारी पार्टी ने आंखें क्यों मूंद ली थी। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हमने वोटर लिस्ट की निगरानी नहीं की। ऐसा माना जा रहा है कि राजन्ना ने अपनी ही पार्टी और सरकार पर जो बम फोड़ा था उसके बाद ही उन्हें इस्तीफा देने का आदेश फरमान सुना दिया गया। यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। आप भी सुनिए कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष वी.वाई. विजेंद्र ने राजन्ना के इस्तीफे पर क्या कहा। राजन्ना सीनियर मिनिस्टर ने खुलकर बताया है कि जो राहुल गांधी का बयान है वो बिल्कुल झूठ है। जो वोटर लिस्ट में लफड़ा हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। ये सच बात खुद राजन्ना ने बयान दिया है, लेकिन वो सच सुनने में राहुल गांधी को थोड़ा ज्यादा तकलीफ हुआ है। इसलिए राहुल गांधी जी ने सिद्धरामैया को इंस्ट्रक्शंस देख के मिनिस्टर राजन्ना उसका तुरंत इस्तीफा लिया है मंत्री पद से। तो कथित वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद अब राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में ही विरोध के सुर उभरने लगे हैं। वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जहां चुनाव आयोग राहुल गांधी के दावों को भ्रामक बता रहा है, वहीं मीडिया भी लगातार राहुल गांधी के दावों की पोल खोल रही है। कल कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के उस दावे पर नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक महिला शकुन रानी ने एक ही चुनाव में 2 बार मतदान किया है, जबकि चुनाव आयोग ने पड़ताल में पाया कि राहुल का दावा गलत है और शकुन रानी ने एक ही बार वोट दिया था। एक निजी चैनल से बातचीत में शकुन रानी ने खुद भी कहा कि उन्होंने 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार वोट दिया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी की ओर से दिखाए गए टिक मार्क वाले दस्तावेज को भी सही नहीं पाया और कहा कि यह किसी भी मतदान अधिकारी की ओर से जारी नहीं किया गया है। साथ ही आयोग ने राहुल गांधी को यह भी कहा कि अगर उनके पास शकुन रानी या किसी अन्य के भी 2 बार मतदान करने से संबंधित दस्तावेज हैं तो उसे आयोग के सामने रखें ताकि आयोग इसकी तह तक जांच जा सके। अब ये राहुल गांधी पर है कि वो सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, उसके बाद भाग जाना जानते हैं या उसे साबित करना भी उन्हें आता है। क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति का मुख्य सिद्धांत है हिट एंड रन, यानी आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ। कुछ ऐसा ही बिहार में भी हो रहा है। वहां वो मतदाता सूची को ठीक करने के लिए जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन मतदाता सूची की गड़बड़ियों को ठीक करवाने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने, विपक्षी किसी भी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग के सामने दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को बिहार की मतदाता सूची का मसौदा जारी किया था। उसके बाद उसने राजनीतिक पार्टियों से कहा था कि अगर उन्हें कोई गलती दिखती है तो वे दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन 10 दिन से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ना तो अब तक कांग्रेस और ना ही आरजेडी किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। ध्यान से देखिए चुनाव आयोग के इस बुलेटिन को जो मैं आपको ग्राफिक में दिखा रहा हूं, स्क्रीन में दिखा रहा हूं। इसमें साफ लिखा है कि बिहार में कांग्रेस के 17,549 बीएलए हैं, वहीं आरजेडी के 47,506 बीएलए हैं। लेकिन इतने सारे बीएलए होने के बावजूद भी ना तो कांग्रेस ना आरजेडी ने कोई शिकायत आज तक दर्ज कराई है।
शायद इसी तरह कांग्रेस के किसी बीएलए ने चुनाव से पहले ना तो महाराष्ट्र में और ना ही हरियाणा में कोई शिकायत दर्ज कराई होगी। बिहार की तरह ही इन राज्यों में भी कांग्रेस के बीएलए चुप रहे और जब चुनाव हार गए तो राहुल गांधी राशन पानी लेकर चुनाव आयोग पर चढ़ गए। आप भी सुनिए कांग्रेस और आरजेडी की ओर से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर अब तक कोई आपत्ति नहीं जताने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। उनके मांग में कोई दम है क्या, आप मुझे बताइए। तो चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं राहुल गांधी की राजनीति के सबसे प्रमुख सिद्धांत हिट एंड रन यानी आरोप लगाओ और भाग जाओ के बारे में। राहुल गांधी जब से विपक्ष में आए हैं तब से उनकी राजनीति का यही एक हथकंडा है। राफेल हो या नोटबंदी, अग्निवीर हो या फिर चीन की तथाकथित घुसपैठ का मामला, राहुल गांधी ने हर बार जोर शोर से यह आरोप लगाया, लेकिन जब आरोप साबित करने की बारी आई तो उन्हें हर बार किरकिरी का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी को विवादित बयान देने और अनर्गल आरोप लगाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट समेत देश की कई अदालतों से फटकार लग चुकी है और कई बार तो राहुल गांधी माफी मांगने पर भी मजबूर हुए हैं। आइए एक बार ये पूरी लिस्ट देख लेते हैं। अभी इसी 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चीनी घुसपैठ और सेना पर दिए गए अपमानजनक बयान पर राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस तरह का बयान नहीं देते। इससे पहले इसी केस में 4 जून 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर सेना पर अपमानजनक बयान देने की छूट नहीं मिल सकती। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी आए दिन महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को अपमानित करते रहते हैं। इसी से जुड़े एक मामले में 26 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा था कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। इसी तरह मोदी सरनेम को लेकर भी जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी 4 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी को बयान देते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। इस मामले में 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ पहले से ही 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। और इसी तरह एक और मामला आपकी जानकारी में बता दूं, राफेल विवाद में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर गलत दावा करने की वजह से राहुल गांधी ने 8 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी। और तो और एक और ऐसा ही मामला आपको बता दूं, 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के बारे में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी उनके आचरण में बदलाव नहीं आया है। एक और आपको मामला बताऊं, इसी तरह से राहुल गांधी ने आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिस पर 19 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप किसी पूरे संगठन को इस तरह से सामूहिक आलोचना नहीं कर सकते। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट में यह सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने आरएसएस को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा, ये आपको आरएसएस से 25 अगस्त 2016 को राहुल गांधी ने अपनी सफाई दी, कहा आरएसएस को उन्होंने जिम्मेदार नहीं ठहराया, जबकि वो अपनी सभाओं में ऐसा बोलते रहे हैं। अब राहुल गांधी जब इस तरह से लगातार झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, उसके बाद उनसे सबूत मांगे जाते हैं तो दाएं बाएं करने लगते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा, ये सुनिए। पूरी तरीके से असत्य की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इसीलिए डर रहे हैं। कानून कहता है कि जो भी आप कहो उसका एफिडेविट देना पड़ता है, उसका ओथ पर आपको कंफर्म करना पड़ता है कि जो कह रहे हो वो सच है। तो ये राहुल गांधी भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं और इसका स्पष्ट आज भी हो गया। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने मांगा वो देने से इनकार कर दिया, यानी इनकी बात ही असत्य है। पूरी तरीके से असत्य बोलते हैं राहुल गांधी जी और असत्य के साथ खड़े होते हैं। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि राहुल गांधी का लोकतंत्र और संविधान में यकीन नहीं है, इसलिए वो इस तरह के झूठे आरोप संवैधानिक संस्थाओं पर लगाते हैं। चुनाव आयोग आपके घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है
जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। इनके मन में मुद्दा नहीं है, उनके पास में मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा होता तो बेंगलुरु में वो सभा करने के बाद जाके एफिडेविट दे के आते, महाराष्ट्र में एफिडेविट देते। कोई मुद्दा ही नहीं है, थूको और भाग जाओ, स्पाइट एंड रन। ये जो उनकी एक अराजकतापूर्ण थ्योरी है, ये बहुत प्रजातंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक और बहुत घातक मानसिकता का है। और पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कहानी महान क्रांतिकारी अमर बलिदानी खुदीराम बोस की। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भाई बहुत असमंजस में हूँ, अपने आप से ही सवाल करके परेशान हूँ। भाई तो ठीक तो है, रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। भाई तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव कौन बना रहा है? ये आवाज में बात कर किया। ओके सॉरी भाई, कौन बात कर रहे हैं भैया? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। हेलो, थाने से बोल रहे हैं, तुम्हारे सहायक विकास को गिरफ्तार किया गया है। तेरे लड़की ने FIR किया है, आपको उसका कॉपी भेजे हैं, देख लीजिए। मेरा का इज्जत बचाना है तो 2 लाख रुपए भेज दीजिए, फोन पर लिंक भेज रहे हैं। पैसा ऐसा भेजने की जरूरत नहीं है, आपका विकास तो हमारे साथ पे देखिए। विकास तुम लड़का यार क्या कर रहा है, क्या करे? मारने की जरूरत नहीं है, एकदम निर्दोष है वो। कभी भी किसी पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी के नाम से धमकी भरे कॉल्स अगर आपके पास आए तो डरिएगा बिल्कुल मत। ये जो साइबर अपराधी होते हैं ना, आपको डराने के लिए डिजिटल अरेस्ट का भी ये सहारा ले सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 1930-1930 पर कॉल करें, या फिर जो नीचे वेबसाइट दिया है वहाँ पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप DD न्यूज़ देख रहे हैं। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। महान क्रांतिकारी, सेनानी, युवा क्रांतिकारी, अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत को आज पूरा देश याद कर रहा है। साल 1908 में आज ही के दिन सुबह 6 बजे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पहली बार एक किशोर को फांसी दी गई थी। तब उनकी उम्र थी 18 साल 8 महीने और 8 दिन। फांसी के समय खुदीराम बोस को हाथ में गीता थी और बिहार के मुजफ्फरपुर जेल के बाहर उन्हें विदाई देने के लिए भारी भीड़ मौजूद थी, जो वंदे मातरम के नारे लगा रही थी। वैसे तो खुदीराम बोस ने अपने जीवन काल में देश के लिए कई बार कुर्बानियां दी, लेकिन मुजफ्फरपुर बम कांड आज भी सभी के जहन में ताज़ा है। असल में उस जमाने में मुजफ्फरपुर में एक जज हुआ करता था, डगलस किंग्सफोर्ड। उस जज की सिर्फ एक ही खासियत थी कि वो हर क्रांतिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त फैसला सुनाता था। ऐसे में खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने उस जज को मारने की तैयारी की। रणनीति ऐसी थी कि जज जब अपनी बग्गी से आएगा तो उस पर बम फेंका जाएगा। उन दोनों ने बम से हमला किया भी, लेकिन निशाना चूक गया। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी फरार हो गए, लेकिन बाद में खुदीराम बोस को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। 13 जून 1908 को अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई और फिर 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को
फांसी दे दी गई। तो ऐसे महान बलिदानियों को भूलिए नहीं, इन्हीं की वजह से आज हम आजादी की सांस ले पा रहे हैं। इसी के साथ आज पूरा सच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।